हेलो सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। तो देखिए, हमने पिछली क्लास में क्या किया था, अनुदेशन के बारे में बात की थी। पिछली क्लास में हमने किसके बारे में बात की थी, अनुदेशन के बारे में हमने बात की थी। ठीक है, और अनुदेशन का और शिक्षण का हमारा टॉपिक क्या था, शिक्षण व अनुदेशन। तो ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, शिक्षण व अनुदेशन। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या होगा, शिक्षण के अंदर अनुदेशन, उसके बाद प्रशिक्षण, उसके बाद एक शब्द क्या होता है, प्रशिक्षण और प्रतिपादन। इन तीनों का क्या महत्व है शिक्षण के अंदर। ठीक है ना, अनुदेशन का, प्रशिक्षण का व प्रतिपादन का। मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये कहा था कि मैंने आपको प्रशिक्षण, ट्रेनिंग और प्रतिपादन के बारे में भी बताना है ये क्या होता है, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। लेकिन वो वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबी बन रही थी, तो आपको अनुदेशन का मैंने एक क्लास के अंदर करवा दिया। आज हम ट्रेनिंग के बारे में यानी कि प्रशिक्षण के बारे में और प्रतिपादन दोनों के बारे में बात कर लेंगे। ठीक है ना, आज हम क्या कर लेंगे, दोनों के बारे में ही बात कर लेंगे कि ये दोनों जो है वो क्या चीज है। अब देखो, जो शिक्षण है हमारा, शिक्षण जो है वो बड़ी एक विस्तृत अवधारणा है। शिक्षण जो है वो एक बड़ी विस्तृत अवधारणा है, यानी कि आप यूं भी कह सकते हो कि इसका जो दायरा है वो बड़ा विस्तृत है। शिक्षण का जो दायरा है, शिक्षण का विस्तृत दायरा होता है। ठीक है, और शिक्षण जो है वो केवल कक्षा कक्ष तक ही सीमित नहीं होता। भाई ऐसी बात नहीं है कि कक्षा कक्ष तक आपने बच्चे को किताबी ज्ञान दे दिया और बच्चे का जो शिक्षा है वो पूरी हो गई। आपने बच्चे को किताबी ज्ञान दे दिया और जो आपकी टीचिंग है, माना आपका जो शिक्षण है वो पूरा हो गया, ऐसी बात नहीं है। ठीक है ना, आपकी जो टीचिंग है वो पूरी हो गई, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो इसके लिए कुछ अन्य कामों की भी आवश्यकता होती है। इसके लिए कुछ अन्य कामों की भी आवश्यकता होती है जो एक टीचर को करने पड़ते हैं। भाई अगर आपने ये सोच रखा है कि आप बीएड करने के बाद बस किसी स्कूल के अंदर आप गवर्नमेंट जॉब लग जाओगे, आप वहां पर स्कूल के अंदर गए और जाकर आपने बच्चे को किताब में से सारे लेसन पढ़ा दिए, सब कुछ याद करवा दिया और आपका काम हो गया, आपकी छुट्टी, ऐसा नहीं है। शिक्षण जो है वो बड़ा एक, इसका दायरा बड़ा विस्तृत होता है। अध्यापक के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। केवल किताबी ज्ञान देना ही अध्यापक का काम नहीं होता भी, केवल किताबी ज्ञान देना ही एक अध्यापक का काम नहीं होता। ठीक है ना, तो देखिए, शिक्षण के अंदर प्रशिक्षण का और अनुदेशन का अपना महत्व है। जैसे आप यूं कह सकते हो, आप क्या कह सकते हो कि हाँ, देखिए, जैसे ये हमारा क्या है, एक बड़ा गोल दायरा है और ये गोल दायरा है, आप इसको क्या कहोगे, ये गोल दायरा आपका क्या है, ये शिक्षण है। ये आपका जो बड़ा गोल दायरा है वो आपका शिक्षण है। शिक्षण माना ये आपकी टीचिंग है। ये क्या है भाई, ये आपकी टीचिंग है। तो टीचिंग के अंदर आपने बच्चे को अनुदेशन भी देना है। आपने बच्चे को क्या देना है, अनुदेशन। ये एक अनुदेशन है। एक पार्ट क्या है इसके अंदर, प्रशिक्षण। एक पार्ट क्या है, प्रशिक्षण। एक इसका पार्ट क्या है, प्रतिपादन। एक पार्ट क्या है भाई, प्रतिपादन है। तो ये सारे शिक्षण के, टीचिंग के ही भाग होते हैं। अगर आप ये सोचो कि ये मैडम क्या करवा रहे हैं, अनुदेशन, ट्रेनिंग, प्रतिपादन, ये क्या चीज मैडम समझा रहे हैं, तो ये सारी चीजें होती है ना बच्चों, ये शिक्षण का ही एक पार्ट होता है। शिक्षण के अंदर अध्यापक को अनेक कर्तव्यों का निर्वाह करना पड़ता है। उसको समय समय पर बच्चे को अनुदेशन भी देना पड़ता है और समय समय पर बच्चे को अलग अलग प्रकार की जो ट्रेनिंग है वो भी देनी पड़ती है और साथ ही साथ बच्चे को प्रतिपादन भी देना पड़ता है। अब आप कहोगे मैडम प्रतिपादन क्या है, अनुदेशन क्या है, तो अनुदेशन के बारे में तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं कि अनुदेशन किसे कहा जाता है, कि आप बच्चे को अनेक प्रकार की देश विदेश की घटनाओं के बारे में बताएंगे, अनेक विषयों के बारे में आप ज्ञान देंगे बच्चों को। और आज जो भी प्रेजेंट में अंदर, करंट के अंदर जो परिस्थितियां चल रही हैं हमारे समाज में, देश में, विश्व में, आप उनका ज्ञान बच्चे को दोगे। ठीक है ना, आप किसी भी, जैसे जियोग्राफी है, इसके अंदर क्या क्या है हमारे देश में, आप ज्ञान दोगे। आप पॉलिटी का ज्ञान दोगे, हमारे देश में क्या अपनाया गया, क्या नहीं अपनाया गया। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में क्या होता है, हमारे देश में क्या हो रहा है। तो इन सब की जानकारी देना आपका काम है बच्चे को, क्योंकि आप जब बच्चे को ये चीजें सिखाओगे तो बच्चा बहुत बढ़िया तरीके से इनको सीख जाएगा। फिर एक बात तो हमने कर ली कि अनुदेशन क्या है, वो तो हमने पिछली क्लास में, पिछले लेक्चर में कर लिया था।
अब हम किसकी बात करेंगे? आज हम प्रशिक्षण की बात करेंगे। प्रशिक्षण को आप इंग्लिश में क्या बोलते हो? ट्रेनिंग बोलते हो। प्रशिक्षण को आप इंग्लिश में क्या बोलते हो? ट्रेनिंग बोलते हो कि आप बच्चे की क्या करोगे? ट्रेनिंग करोगे, आप बच्चे को ट्रेनिंग दोगे। तो देखो अब हम बात कर लेते हैं प्रशिक्षण के ऊपर। तो देखिए, हाँ जी, तो जो प्रशिक्षण है, प्रशिक्षण जो है, एक मिनट, इसको थोड़ा सा, ये इससे बड़ा नहीं होगा क्या? चलिए, जो प्रशिक्षण है वो शिक्षण का बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। जो ट्रेनिंग है ना, ट्रेनिंग, आप कहोगे मैडम ट्रेनिंग किस बात की? अलग अलग लेवल के लिए अलग अलग प्रकार की ट्रेनिंग होती है। जैसे किसी ने मेडिकल की पढ़ाई कर ली, वो डॉक्टर बनना चाहता है, मेडिकल के अंदर उसका नीट क्लियर हो गया, उसने पढ़ाई कर ली, लेकिन ऐसे थोड़ी ना वो किताबें पढ़ने के बाद और सीधा ही ऑपरेशन करने लग जाएगा मरीज का। उसको किसी बड़े डॉक्टर के पास रहकर 2-3 साल तक ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी कि कैसे ऑपरेशन किया जाता है, कैसे इलाज किया जाता है ना। अब जैसे वकील है, वकालत कर ली, LLB कर ली, LLM कर लिया, तो उसके बाद क्या वो सीधा ही केस लड़ लेगा? नहीं, किसी अच्छे वकील के अंडर में रहकर वो ट्रेनिंग लेगा। अच्छे वकील के अंडर में रहकर के वो क्या लेगा? वो ट्रेनिंग लेगा। जब इंजीनियर की पढ़ाई करते हैं ना लोग, तो इंजीनियर बनने के बाद उनको ट्रेनिंग की जरूरत होती है। कोई पुलिस में लगता है, कोई सेना में लगता है, ठीक है ना, कोई NDA क्लियर करके लेफ्टिनेंट लगता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी में जाता है। सबकी ट्रेनिंग होती है कि नहीं होती? अरे यही तो प्रशिक्षण है। हर अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग ट्रेनिंग दी जाती है। आप भी स्कूल के अंदर बच्चे को ट्रेनिंग देते हो, है ना, बच्चे को खेल कूद के बारे में सिखाते हो, बच्चे को जीवन की बाधाओं को पार करना सिखाते हो, बच्चा कैसे आगे बढ़ेगा, अनेकों प्रकार की ट्रेनिंग स्कूल में दी जाती है। तो यही तो प्रशिक्षण है, यही तो ट्रेनिंग है, ठीक है ना। यदि हम शिक्षण की तुलना एक दायरे से करें तो प्रशिक्षण उसका एक छोर है। प्रशिक्षण क्या है? उसका एक छोर। छोर का मतलब क्या होता है? किनारा। प्रशिक्षण के दौरान क्रियाशील प्रक्रिया समाहित होती है। प्रशिक्षण व्यक्ति को व्यवहार का स्तर निर्धारित करने में सहायता प्रदान करता है, ठीक है। कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं। विद्यार्थी शिक्षा महाविद्यालयों में अध्ययन करता है। कहाँ करता है? अध्ययन करता है। और विशेष प्रकार का कौशल, विशेष प्रकार की कलाओं को वो सीखता है। कैसे? ट्रेनिंग के माध्यम से, ठीक है। फिर देखो, जो इंजीनियर है, जो कलाकार है, सैनिक जो होते हैं, पायलट जो होते हैं, अब पायलट बन गया, पढ़ाई कर ली पूरी, तो क्या बस कह देगा बैठो जी प्लेन में उड़ाओ आकाश में? उसको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। किसी बड़े पायलट के पास रहकर उसको एक निश्चित समय तक ट्रेनिंग दी जाती है कि आप किस तरह से जहाज को उड़ाओगे, ठीक है। जो डॉक्टर है, जो नर्स है, इन सब की ट्रेनिंग होती है। इसके अलावा जो दूसरे अन्य व्यवसाय हैं, उनमें भी कौशल विकास करने के लिए क्या दिया जाता है? प्रशिक्षण, यानी कि ट्रेनिंग दी जाती है। इन सभी परिस्थितियों में कोई अनुदेशक, अनुदेशक माना कोई भी टीचर, अब जो ट्रेनिंग देगा वो सारे ही टीचर हैं। जो कुछ सिखाएगा किसी को, वो सारा टीचर का ही तो काम करेगा सिखाने का। आप पायलट है, उसको सिखा रहे हैं, तो वो अनुदेशक है। अरे अनुदेशक का मतलब आप सिर्फ अध्यापक क्यों समझते हो? अनुदेशक का मतलब है जो वो किसी भी प्रकार का निर्देश देगा। अगर एक बड़ा पायलट छोटे पायलट को सिखा रहा है, तो बड़ा पायलट क्या है? वो अनुदेशक ही तो है। अनुदेशन ही तो वो दे रहा है कि आपको इस तरह से जहाज उड़ाना है। अगर कोई डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है, बड़ा डॉक्टर, और छोटे डॉक्टर उसके पास खड़े हैं, वो ऑपरेशन कर रहे हैं, वो सारे देख रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि ऐसे ऑपरेशन किया जाता है, तो वो जो बड़ा डॉक्टर है वो अनुदेशक ही तो है। आप तो कह दोगे ना जी वाट डॉक्टर है जी, अरे डॉक्टर तो है, लेकिन वो सिखाने का काम भी तो कर रहा है। तो आप इसको क्या कहोगे? उसको अनुदेशक कहोगे। जो अनुदेशक होता है वो हमेशा ट्रेनिंग देने के लिए, प्रशिक्षण देने के लिए हमेशा क्या रहता है? वो तैयार रहता है। निपुणता को विकसित करने के लिए, कोई भी निपुणता, किसी भी काम के अंदर हम परफेक्ट होना चाहते हैं, निपुण होना चाहते हैं। कोई भी काम है जिसके अंदर हम लोग क्या होना चाहते हैं? परफेक्ट होना चाहते हैं, हम लोग निपुण होना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? प्रशिक्षण, ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, ठीक है ना। आप किसी भी काम के अंदर परफेक्ट होना चाहते हैं, आपको कंप्यूटर सीखना है, तो आप किताब में पढ़कर कंप्यूटर चला दोगे क्या? नहीं, आपको कंप्यूटर सीखना पड़ेगा। और जो आपको कंप्यूटर सिखाएगा वो अनुदेशक का ही तो काम करेगा। वो किसका काम करेगा? वो अनुदेशक होगा। वो अनुदेशन देने का, ट्रेनिंग देने का, निर्देशन देने का ही काम करेगा। यह प्रशिक्षण के अनुदेशों के अधीन योजनाबद्ध ढंग से तैयार किया जाता है। एक योजना होती है, योजना से, एक प्लानिंग से तैयार किया जाता है,
और इसे व्यावसायिक पाठ्यक्रम और पुनः स्थापन प्रशिक्षण में शामिल किया जाता है। ठीक है ना, व्यावसायिक पाठ्यक्रम यानी कि जो आपका व्यवसाय, जिस व्यवसाय के लिए आप तैयारी कर रहे हो उसके लिए इसका जरूरत पड़ती है, और फिर उसके बाद उसकी ट्रेनिंग भी दी जाती है। प्रशिक्षण का यानी कि ट्रेनिंग का काल निश्चित होता है कि भी ट्रेनिंग 1 साल के लिए दी जाएगी या 2 साल के लिए होगी या 6 महीने के लिए होगी। तो इसका जो समय होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है। तो निश्चित समय के पश्चात हम कहते हैं कि इसकी जो ट्रेनिंग है वो पूरी हो गई है, तब व्यक्ति उस क्षेत्र का एक योग्य व्यक्ति बन जाता है। ठीक है ना, इसकी ट्रेनिंग पूरी हो गई, जब ट्रेनिंग हो जाती है पूरी तो बोल देते हैं भाई अब इसका इतना ही टाइम पीरियड था, 1 साल का था, 6 महीने का था या 3 महीने का था। अब इसकी जो ट्रेनिंग है वो पूरी हो चुकी है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद वो व्यक्ति उस काम को करने के लिए अंदर क्या होता है, निपुण हो जाता है और उस काम को कर देता है। तो समझ में आया आपको ट्रेनिंग क्या होती है? क्लियर हुई ना बात कि प्रशिक्षण है क्या? प्रशिक्षण का शिक्षा में महत्व है। जो हमारी टीचिंग होती है ना, शिक्षण होती है, उसके छोटे छोटे कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे अनुदेशन है, ट्रेनिंग है या प्रतिपादन है। तो अनुदेशन के बारे में हम पहले पढ़ चुके और अब हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, प्रशिक्षण के बारे में। तो प्रशिक्षण क्या है, कोई भी बालक के अंदर यदि कोई हमें कौशल, कोई कला का विकास करना है तो हमें क्या देना पड़ेगा, उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी भी। अगर किसी कला का हमें विकास करना है तो हमें क्या देनी पड़ेगी, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तो जब हम ट्रेनिंग देंगे, किसी को भी ट्रेनिंग देंगे, तो ट्रेनिंग देने के बाद क्या होगा कि वो उस कार्य के अंदर निपुण हो जाएगा। तो ट्रेनिंग जो डॉक्टर है, वकील है, इंजीनियर है या नर्स है या सैनिक है या पुलिस है, सभी को ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग देने का समय निश्चित होता है 6 महीने, साल, 2 साल। जब वो समय टाइम पीरियड पूरा हो जाए तो हम लोग बोल देते हैं कि इसकी ट्रेनिंग पूरी हो गई और ये इस काम करने के व्यक्ति क्या बन जाता है, योग्य बन जाता है। तो ये भी बच्चों टीचिंग का ये हिस्सा है। केवल टीचर ही नहीं सिखाता बल्कि अलग अलग क्षेत्र के अंदर अलग अलग व्यक्ति क्या देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं, और जो प्रशिक्षण देता है वही उस चीज का टीचर भी होता है। क्लियर, क्लियर है ना सबको? उसके बाद देखो प्रशिक्षण की विशेषताएं। आगे हम बात करते हैं कि ये जो प्रशिक्षण है इसकी विशेषताएं क्या क्या होती है। प्रशिक्षण की जो विशेषताएं हैं वो क्या क्या होती है। तो प्रशिक्षण की प्रमुख विशेषताएं हैं, पहली बात तो क्या कि प्रशिक्षण के लिए कुछ नियम होते हैं जो माननीय है, जो मानने होते हैं। कोई भी अगर हम ट्रेनिंग देंगे या ट्रेनिंग लेंगे तो उसका क्या होता है, कोई नियम होता है, उसका क्या होता है, कुछ नियम होता है। तो ट्रेनिंग का कुछ नियम होता है। अरे आप लोग बीएड कर रहे हो, क्या आपको ट्रेनिंग नहीं दी जा रही पढ़ाने की? अब मैं आपको बता रही हूँ, सिखा रही हूँ, फिर आपकी क्या लगती है, ये टिप्पी लगती है, टीचिंग प्रैक्टिस लगती है ना, 1 महीने की, 2 महीने की। अरे करेगो क्या नहीं, किसी स्कूल के अंदर जाकर पढ़ाओगे ना 1 महीने तक, तो वो आपकी जो टिप्पी लगेगी वो क्या है, वो ट्रेनिंग तो है, वो ट्रेनिंग तो है। जब भी आप स्कूल के अंदर पढ़ाने जाओगे उससे पहले आपको माइक्रो टीचिंग सिखाई जाती है। माइक्रो टीचिंग, माइक्रो टीचिंग क्या होती है, सूक्ष्म शिक्षण होता है, यानी कि जो आपको 36 मिनट का होता है। जो टीचिंग है माइक्रो, वो 36 मिनट की होती है। 6 मिनट पहले आप तैयारी करते हो, 6 मिनट पढ़ाते हो, फिर फीडबैक लिखते हो, दोबारा तैयारी करते हो, फिर पढ़ाते हो। इस तरह से आपको टीचिंग करवानी होती है। आपको एक सर्टिफिकेट मांगा जाएगा आपसे कि आप जो है किसी भी स्कूल के अंदर जाकर जो ट्रेनिंग है वो कीजिए, टीचर जो टीचिंग की, और उसके बाद उसका सर्टिफिकेट आप जमा करवाएं। ये बीएड के अंदर किया जाता है, एमएड में भी किया जाता है। मैंने भी जब बीएड की थी उसके बाद फिर मैंने एमएड की, तो एमएड में भी इसी तरह से 1 महीने पढ़ाया था, बीएड में भी 1 महीने पढ़ाया था एक स्कूल के अंदर जाकर, और फिर 1 महीने के बाद वहां से मुझे सर्टिफिकेट मिला था। तो वहां पर जाकर पढ़ाना होता है, डेली 2 क्लास ले ली, 3 क्लास ले ली, 4 क्लास ले ली, वो अपनी मर्जी है। तो ये ट्रेनिंग तो है, और क्या है, ये ट्रेनिंग तो होती है, प्रशिक्षण तो है कि आप स्कूल में, आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने से पहले तो आप किसी एक और स्कूल में पढ़ाकर देखिए कि आपके पढ़ाने में क्या क्या कमी, आपको पढ़ाना आता है या नहीं आता है। ठीक है, उसके बाद प्रशिक्षण औपचारिक ढंग से दिया जाता है, यानी कि हमेशा फॉर्मल होता है, इनफॉर्मल ट्रेनिंग कभी भी नहीं होती। यानी कि एक विशेष परिस्थितियों के अंदर टीचर क्या देगा, बच्चे को ट्रेनिंग देगा। कोई भी ट्रेनिंग देने वाला टीचर हो, वकील हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, पुलिस की हो, तो एक विशेष परिस्थिति के अंदर उसको ट्रेनिंग दी जाती है। तो जो ट्रेनिंग होती है ना वो हमेशा क्या होती है, फॉर्मल होती है, औपचारिक होती है, वो कभी भी अनौपचारिक नहीं होती। जो ट्रेनिंग होती है वो क्या होती है, औपचारिक
होती है। कुछ संस्थाएं इसके पीछे क्या करती है, काम करती हैं। प्रशिक्षण के अंतर्गत निपुण व्यक्ति मनुष्य के व्यवहार को बदलने का प्रयास करता है। निपुण का मतलब जो ट्रेंड व्यक्ति होता है ना, जो ट्रेंड होता है, वो व्यवहार को बदलने का क्या करता है, प्रयास करता है। किसी भी तरह का वाद विवाद इसमें संभव नहीं है। कोई वाद विवाद नहीं होता, यानी कि जो सिखाने वाला जिस तरीके से सिखाता है तो उसी को ही सब कुछ मान लिया जाता है। किसी प्रकार का कोई वाद विवाद इसके अंदर नहीं किया जाता, ठीक है ना। तो प्रशिक्षण जो है वो शिक्षण का एक अंश है। जो ट्रेनिंग होती है ना, ट्रेनिंग, वो शिक्षण का क्या होता है, एक अंश होता है। शिक्षण का उद्देश्य व्यक्ति का चहुमुखी विकास करना है। व्यक्ति का चहुमुखी जो विकास करना है, किसका, शिक्षण का उद्देश्य है। जो पढ़ाते हैं ना, इसका उद्देश्य क्या होता है कि बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट करना है। आपने बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट करना है। जबकि प्रशिक्षण कुछ क्रियात्मक कुशलताओं में सहायक होता है। प्रशिक्षण शिक्षण का एक पार्ट है। क्या कहा हमने कि जो ये शिक्षण है, मैंने आपको अभी एक डायग्राम बनाया था, ये हमारा क्या है, ये तो हमारा शिक्षण है, यानी कि हमारी टीचिंग है। और इसके अंदर एक ये छोटा पार्ट है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रशिक्षण कहेंगे। तो जो प्रशिक्षण होता है ना, वो शिक्षण का एक अंश होता है। शिक्षण का उद्देश्य तो व्यक्ति का ऑल राउंड विकास करना है, जबकि प्रशिक्षण कुछ क्रियात्मक कुशलताओं में, मतलब कुछ एक बातों में सहायक होता है। सारी बात नहीं सिखाई जाती प्रशिक्षण में, केवल कुछ एक बातों की ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद यह एक क्रियात्मक प्रक्रिया है। यह क्या है, एक क्रियात्मक प्रक्रिया है, ठीक है ना। क्रिया करने की प्रक्रिया है। इसके अंदर कोई रट्टा नहीं मरवाया जाता, बल्कि व्यक्ति को कुछ करना सिखाया जाता है। अगर डॉक्टर बन गया तो ऑपरेशन करना, मरीज को इंजेक्शन लगाना, मरीज को दवा देनी, उसको कैनुला उसको लगाना, कैनुला हटाना, या जो भी काम है ना, वो सारे के सारे उसको क्रिया से सिखाए जाएंगे। वो करके देखेगा भाई। इंजीनियर बनेगा तो वो करके देखेगा, है ना। तो मतलब जो भी ट्रेनिंग होगी, पुलिस है तो उसको दौड़ लगवाई जाएगी अगर पुलिस की ट्रेनिंग होती है, ठीक है ना। और अगर सेना की भर्ती की है तो उसके अंदर ट्रेनिंग करवाई जाएगी। तो ये जो क्रियात्मक होता है, ये क्या होता है, क्रियात्मक प्रक्रिया है। प्रशिक्षण क्षेत्र के योग्य व्यक्तियों द्वारा दिया जाता है। ट्रेनिंग जो है वो किससे कौन देता है, जो योग्य व्यक्ति होते हैं। जो ट्रेनिंग देने के क्या होते हैं, योग्य होते हैं, ट्रेनिंग देने के एबल होते हैं, वही देंगे। अब जिसको खुद को ही नहीं आता वो ट्रेनिंग भला क्या देगा। जो ट्रेनिंग देने के योग्य होते हैं वही देते हैं। प्रशिक्षण एक व्यक्ति को समाज के योग्य बना भी सकता है और नहीं भी। प्रशिक्षण जो है वो एक व्यक्ति को समाज के योग्य बना भी सकता है, नहीं भी बना सकता, दोनों बात हो सकती है भाई। उसके बाद प्रशिक्षण का काल क्या होता है, निश्चित। ये बात तो हमने पहले ही कर ली कि समय निश्चित होता है। विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करता है और प्रशिक्षण में क्रियात्मक विकास पर अधिक, ये क्रियात्मक वाला तो पहले भी आ गया भाई। ये क्रियात्मक प्रक्रिया है, या क्रियात्मक विकास पर बल दिया जाता है। तो ये सभी जो पॉइंट्स है वो आप ध्यान से कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं। इसके अंदर आगे है कि शिक्षण और प्रशिक्षण में क्या अंतर होता है। बच्चे के लिए जो आप शिक्षण हो है और जो ट्रेनिंग है, शिक्षण और ट्रेनिंग के अंदर, यानी कि टीचिंग में और ट्रेनिंग में क्या अंतर होता है। क्या कहा हमने, एक तो टीचिंग में और एक ट्रेनिंग में क्या अंतर होता है। तो देखिए, शिक्षण जो है वो व्यक्ति की क्षमताओं का विकास है। जो शिक्षण होता है ना, टीचिंग जो होता है वो क्या है, वो व्यक्ति की क्षमताएं, आपके अंदर कितनी क्षमता है इसका विकास है। आप बच्चे को पढ़ाएंगे तो आपके अंदर पढ़ाने की कितनी क्षमता है, आप चीजों को कितने अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं, बच्चों के दिमाग में कितना बिठा सकते हैं, बच्चों को कितना सिखा सकते हैं, ये क्या है, आपकी क्षमताओं का विकास है। लेकिन जो ट्रेनिंग होती है ना, जो ट्रेनिंग है वो सीखने वालों की निपुणताओं का विकास करता है। जो सीखने वाला है उसके अंदर निपुणताओं का विकास करता है और उसको संपूर्णता के साथ क्या करता है भी, लागू करता है। सीखने वाले की निपुणताओं का क्या करता है, विकास करता है और संपूर्णता को क्या करता है भाई, लागू करता है। शिक्षण का जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है। शिक्षण का जो क्षेत्र होता है वो बहुत बड़ा है। ये बात बार बार आ रही है कि टीचिंग का जो दायरा होता है वो बहुत बड़ा होता है। टीचिंग को आप छोटी मोटी चीज मानकर मत चलिए। उसके बाद प्रशिक्षण का क्षेत्र संकीर्ण है, ये तो पता है हमें, छोटे रूप में दी जाती है। शिक्षण लंबे समय तक चलता है ना, शिक्षण तो लंबे समय तक चलेगा पढ़ाना तो, लेकिन ये कुछ दिनों या महीनों के लिए हो सकता है। अब जब बच्चा छोटा होता है, यानी कि वो 3 साल का होता है, तब से वो स्कूल में जाना शुरू करता है। उसके बाद वो 24-25 साल का हो जाता है ना, तब तक वो पढ़ता ही रहता है।
और टीचिंग लेता ही रहता है, वो मतलब शिक्षा लेता रहता है, अध्यापक पढ़ाता रहता है। तो ये तो एक लंबी प्रोसेस है। लेकिन जो ट्रेनिंग होती है ना, वो हो सकता है 15 दिन की हो, 20 दिन की हो, या 2 महीने की हो, या फिर 6 महीने की हो। तो इसका एक समय निश्चित होता है, थोड़े समय के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। शिक्षण प्रदान करने के लिए स्थान पर स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, धार्मिक संस्थाएं, समाज आदि। शिक्षण प्रदान करने के लिए स्थान होना चाहिए। कैसे? स्कूल में शिक्षा दी जाती है, कॉलेज में दी जाती है, विश्वविद्यालय में दी जाएगी, यूनिवर्सिटी में दी जाएगी, और धार्मिक संस्थाएं हैं वहां दी जाएंगी, और समाज के अंदर दी जाएंगी। ठीक है ना? जो टीचिंग है ना, जो टीचिंग, वो स्कूल में दी जाएगी, कॉलेज में दी जाएगी, विश्वविद्यालय में, धार्मिक संस्थाओं में, समाज में दी जाएगी। लेकिन जो ट्रेनिंग होती है ना, ट्रेनिंग, वो केवल प्रशिक्षण संस्थानों में दिया जाएगा। वहां पर एक संस्थान होंगे, जैसे पुलिस की ट्रेनिंग है तो ज्यादातर मधुबन में दी जाती है, मधुबन में। और मान लो किसी विशेष कोर्स की टीचिंग कोई विशेष स्थान के ऊपर दी जाती है, तो ये अलग अलग है। यानी कि जो बच्चा एनडीए क्लियर करेगा, नेशनल डिफेंस एकेडमी में जाएगा, उसकी जो ट्रेनिंग है वो बेंगलोर में होगी। तो एक निश्चित स्थान होता है। ऐसे नहीं कि कहीं भी किसी भी समय कहीं भी ट्रेनिंग दे देगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो पढ़ाना है ना, पढ़ाना या तो आप स्कूल में पढ़ाओगे या कॉलेज में पढ़ाओगे। शिक्षा देने के लिए आपका स्थान निश्चित होगा, पढ़ाने के लिए, टीचिंग करने के लिए स्थान निश्चित होगा। मतलब कई जगह पर दी जाएगी, सॉरी। लेकिन जो प्रशिक्षण है वो केवल प्रशिक्षण संस्थानों में दिया जाएगा। जहां ट्रेनिंग के लिए स्थान बनाए हुए हैं ना, ये केवल वहीं पर ही दिया जाएगा। उसके बाद शिक्षण सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों तरह का होता है। जो हमारा शिक्षण होता है वो सिद्धांतों के अनुसार भी दिया जाता है और व्यवहार के अनुसार भी दिया जाता है, व्यवहारिक भी होता है। शिक्षण एक तो सैद्धांतिक होता है, सिद्धांतों के अनुसार दिया जाता है, दूसरा व्यवहारिक होता है भाई। ठीक है ना? लेकिन प्रशिक्षण में क्रियात्मक, यानी कि क्रिया ज्यादा करवाई जाती है, क्रियात्मक पक्ष पर जोर दिया जाता है। फिर शिक्षण का पाठ्यक्रम विस्तृत होता है, लेकिन इसका पाठ्यक्रम निश्चित होता है। शिक्षण कठोर और प्रणालीगत प्रत्यय का अनुसरण नहीं होता। शिक्षण में कठोर ट्रेनिंग नहीं दी जाती है ना, लेकिन प्रशिक्षण कठोर होता है और प्रणाली के अनुसार दिया जाता है। प्रणाली का मतलब एक निश्चित सीक्वेंस होती है कि आज ये सिखाया जाएगा, कल ये सिखाया जाएगा, परसों ये सिखाया जाएगा। लेकिन पढ़ाने के अंदर हम आगे चलकर पीछे भी मुड़ जाते हैं कई बार, कि बच्चे को लेसन पढ़ा दिया लेकिन बच्चे को नहीं समझ में आया, तो हम उसको बेसिक से भी दोबारा उठा लेते हैं। ठीक है? उसके बाद शिक्षण में विधियों की सीमा बहुत विस्तृत होती है। जो विधि होगी ना, जो तरीका होगा, उनकी सीमा बहुत विस्तृत होगी। प्रशिक्षण में सीमित और निश्चित विधियों का प्रयोग किया जाता है। सामाजिक अनुशासन को महत्व दिया जाता है। इसमें अनुशासन बड़ा कठोर होता है। जहां भी बच्चे को क्या दी जाएगी? ट्रेनिंग दी जाएगी। किसी भी कोर्स के अंदर अगर ट्रेनिंग दी जाती है तो वहां के नियम क्या होते हैं? कठोर होते हैं। लेकिन इसमें सामाजिक अनुशासन का महत्व दिया जाता है शिक्षण में, कि भाई बच्चों को यह सिखाया जाता है कि आप हमेशा समाज के अनुशासन में ही रहिए, और अध्यापक भी समाज के अनुशासन में रहकर ही शिक्षा देता है। ज्यादा कठोरता वो बच्चों के साथ नहीं कर सकता, बच्चों के साथ जो है वो ज्यादा कठोरता नहीं कर सकता। मूल्यांकन के साधन बहुत विस्तृत होते हैं। मूल्यांकन के साधन प्रत्यक्ष होते हैं, सामने ही होते हैं। जैसा सीखेगा सामने दिखाई दे जाएगा। लेकिन मूल्यांकन के साधन क्या होते हैं? विस्तृत होते हैं। तो देखें, ये हमारे जो 10 है, ये फर्क है जो हमने 10 क्या कर लिए? अंतर कर लिए। पहला क्या कि व्यक्ति की क्षमताओं का विकास है, उसमें निपुणताओं का विकास है, और इसका शिक्षण का जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है। लेकिन प्रशिक्षण का क्या होता है? संकीर्ण होता है, और शिक्षण लंबे समय तक चलता है। ये कुछ दिनों या महीनों के लिए ही चलता है, और इसके लिए स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय चाहिए। ये केवल प्रशिक्षण संस्थानों में ही दिया जाता है। और जो शिक्षण होता है वो क्या होता है? सैद्धांतिक होता है। शिक्षण सिद्धांतों के ऊपर दिया जाता है और व्यवहारिक, है ना, व्यवहार दोनों तरह का होता है। लेकिन जो ट्रेनिंग होती है ना, उसके अंदर केवल क्रियात्मक पक्ष पर ही ज्यादा बल दिया जाता है। शिक्षण का जो पाठ्यक्रम होता है वो बहुत बड़ा होता है, लेकिन जो ट्रेनिंग दी जाती है ना, उसमें तो निश्चित थोड़ा सा होता है, इतना ही सिखाना है बस। शिक्षण कठोर भी होता है और प्रणाली के अनुसार भी होता है, इसका अनुसरण नहीं होता। शिक्षण जो है कठोर नहीं होता, लेकिन प्रशिक्षण कठोर होता है। शिक्षण में विधियों की सीमा बहुत विस्तृत होती है, लेकिन इसमें निश्चित विधियां ही प्रयोग में लाई जाती हैं। उसके बाद बात करते हैं कि सामाजिक अनुशासन को महत्व दिया जाता है। जो समाज के अंदर अनुशासन है उसको महत्व दिया जाता है, लेकिन अनुशासन क्या होता है? कठोर होता है।
ये तो टीचर कैसे पढ़ाएगा, समाज में अनुशासन के अनुसार पढ़ाएगा, सामाजिक अनुशासन के अनुसार पढ़ाएगा, लेकिन ट्रेनिंग के अंदर अनुशासन क्या होता है, कठोर होता है। मूल्यांकन के साधन बहुत ज्यादा होते हैं, विस्तृत होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर मूल्यांकन के साधन क्या होते हैं, प्रत्यक्ष होते हैं, जो सामने होते हैं मूल्यांकन के सारे साधन, ठीक है। क्लियर है सबका, सबको। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं प्रतिपादन के ऊपर। आज हम एक ही क्लास में कर लेंगे दोनों को, क्योंकि अलग अलग ज्यादा इसकी लेक्चर नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये भी छोटा ही है और आपको अभी समझ में आ जाएगा कि प्रतिपादन क्या होता है, ठीक है। हमने 3 के बारे में बात की थी ना, एक तो अनुदेशन, एक प्रशिक्षण और एक क्या, प्रतिपादन। 3 के बारे में हमने बात की थी, अनुदेशन, प्रशिक्षण और प्रतिपादन। अनुदेशन और प्रशिक्षण के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। अब बात किसके बारे में करते हैं, प्रतिपादन के बारे में। प्रतिपादन को मत शिक्षण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मत। मत का मतलब क्या होता है, हमारा विचार। प्रतिपादन जो है वो निश्चित विश्वासों को बनाने की प्रक्रिया है। किसकी प्रक्रिया है, निश्चित विश्वासों को। भाई कितना विश्वास है हमारा किसी के ऊपर। शुरू से ही विद्यार्थी के मस्तिष्क में कुछ विचार बिठा दिए जाते हैं। शुरू में ही जब विद्यार्थी स्कूल के अंदर आता है तो कुछ एक विचार है जो टीचर विद्यार्थी के दिमाग में बिठा देता है, जो लगातार सीखने वाले के मस्तिष्क में डाले जाते हैं कि भाई आपको पढ़ना है, आपको पढ़ लिख कर आगे बढ़ना है, जीवन में कुछ करना है, आपको नौकरी प्राप्त करनी है, आपको देश का भला करना है, समाज का भला करना है, अपने परिवार का भला करना है, ठीक है। पढ़ाई के बगैर लाइफ में कुछ भी नहीं है, अगर नहीं पढ़ोगे तो जिंदगी सारी खराब हो जाएगी। कुछ एक विश्वास ऐसे हैं, कुछ विचार ऐसे हैं जो विद्यार्थी के दिमाग में स्टार्टिंग से ही लगातार डाले जाते हैं, ठीक है। जो विद्यार्थी के दिमाग में स्टार्टिंग से ही लगातार डाले जाते हैं, जो विचार लगातार सीखने वालों के मस्तिष्क में डाल दिए जाते हैं, वे विचार उसके विश्वसनीय बन जाते हैं। विचारों और विश्वासों को अगर एक बार दिमाग में बिठा दिया ना, तब समय भी आसानी से उसके गहराई तल फैली जड़ों को अलग नहीं कर सकता। मतलब एक बार जो अपने बच्चे के दिमाग में बिठा दिया ना जिस बात को, तो उसको समय भी नहीं उसको दूर कर सकता। अगर आपने बच्चे के दिमाग में गलत बातों को बिठा दिया कि पढ़ाई से कुछ नहीं होगा, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग ऐसे ऐसे धक्के खा रहे हैं, पढ़ने से क्या होता है, कोई और काम कर लो, पढ़ाई से क्या हो जाएगा, छोड़ो, पढ़ाई को होती है तो कर लो, नहीं तो रहने दो, है ना। या फिर कई बार क्या होता है, घर के अंदर ऐसा माहौल खराब होता है, लड़ाई झगड़े का वातावरण होता है ना। कई बच्चे ऐसे होते हैं, उनका पिता ड्रिंक करता है, शराब पीता है, गाली गलौच मारपीट करता है घर के अंदर। तो जो बात बच्चे के दिमाग में एक बार बैठ गई ना, तो समय भी उस बात की जड़ों को नहीं काट सकता फिर, क्योंकि बच्चे का जो दिमाग होता है वो क्या होता है, कोमल होता है। एक बार बच्चे के दिमाग में जो बात बैठ गई वो ऐसा घर कर लेगी कि वो कभी भी बाहर नहीं निकल सकती फिर। लेकिन ये कहता है कि प्रतिपादन को व्यक्ति के मन में इस तरह से स्थापित करने की कोशिश की जाती है जैसे कि विश्वास और आदतों को स्थापित किया जाता है, ठीक है ना। बहुत सख्ती से यह व्यक्ति के किसी सिद्धांत, चाहे वो समाज में हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, धार्मिक हो, उसके अनुभव की ओर संकेत करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, ठीक है ना। फिर आगे कहता है कि लोग प्रतिपादन पर निश्चित रूप से विश्वास करते हैं, तर्कों का कार्य क्षेत्र तुच्छ होता है, ठीक है ना। तो ये कहता है कि जो शिक्षण है, जो हमारा पढ़ाना है, वो विश्वास लाता है बच्चे के अंदर, व्यवहार और मूल्यों में परिवर्तन लाता है। स्वाभाविक शिक्षण विस्तृत है और प्रतिपादन इसका एक अंश है। बच्चे के दिमाग के अंदर अच्छी बातें बिठाना शिक्षण का ही एक अंश होता है, टीचिंग का ही एक अंश होता है। अगर टीचर अच्छी बातों को बताएगा विद्यार्थियों को, उसको अच्छी अच्छी मोटिवेशनल स्टोरीज बताएगा, अपने अनुभव बताएगा, तो जो बच्चा है ना, उसके दिमाग के अंदर वो बातें गहरी बैठ जाती है ना। कई बार क्या होता है, बच्चा अपने घर वालों की बात नहीं मानता, लेकिन टीचर की जो बात है ना, वो बच्चा 1 मिनट में समझ जाता है। तो बच्चे के दिमाग के अंदर अच्छी बातों को बिठाना ही क्या कहलाता है, प्रतिपादन कहलाता है। ये छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए साथ में ही मैं आपको करवा रही हूँ, ठीक है। तो अब तो प्रतिपादन आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको ये ना बताऊं और एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, 4 नंबर का भी प्रश्न आ सकता है कि प्रतिपादन क्या होता है, या प्रतिपादन और शिक्षण में अंतर स्पष्ट करो, या प्रतिपादन की विशेषताएं बताओ, तो आप ये नहीं समझ पाते कि प्रतिपादन होता क्या है। और देखो, जो आपको, आपके लिए ये जो वीडियोस बन रही है, आपको जो लेक्चर दिए जा रहे हैं और आप इनको देख रहे हो, तो आप बहुत
बढ़िया काम कर रहे हो, क्योंकि बीएड का जब भी पेपर होता है ना, हर साल जब बीएड के एग्जाम होते हैं तो मेरी ड्यूटी लगती है एग्जाम के अंदर। तो वहां पर मैं क्या देखती हूँ कि बच्चे अक्सर ऐसे पूछते हैं मुझसे बार बार, मैडम ये प्रतिपादन क्या होता है, हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं। कई बार बच्चा पूछता है मैडम ये अनुदेशन क्या होता है, कुछ बच्चे पूछते हैं मैडम ये टोली शिक्षण क्या होता है, हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं। कोई बच्चा कहेगा मैडम ये जीन पियाजे ने क्या दिया था, कौन सा संज्ञान का क्या मतलब होता है, उनको पता ही नहीं होता। और वो बीएड कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, बस 2-4 मेन क्वेश्चन पढ़कर आ जाते हैं। अगर पेपर थोड़ा सा टफ आ गया तो टाइम फीस, फिर कुछ नहीं आता। तो उनको मैं उस समय यही कहती हूँ भाई तुम्हें अब कैसे समझाऊं प्रतिपादन क्या है, कैसे समझाऊं अनुदेशन क्या है, तुमने तब पहले तो पढ़ा नहीं, अब तुम पूछ रहे हो तो साफ कह देते हो भाई मुझे नहीं पता। अब पेपर में थोड़ी ना बताया जाएगा कि क्या है क्या नहीं, मैं क्या तेरे को सारा पेपर करवाऊंगी, तो उनको पता ही नहीं होता इस बात का, ठीक है ना। तो देखो प्रतिपादन, प्रतिपादन अथवा मत शिक्षण की प्रमुख विशेषताएं। मत का मतलब होता है विचार, बच्चे के विचारों को बदलना। प्रतिपादन जो है वो भरोसे और ज्ञान को बढ़ाने में सहायक है। अगर आप बच्चे को अच्छी अच्छी बातें बताओगे, बच्चों के दिमाग में अच्छी अच्छी बातों को बैठाओगे, तो ये जो है वो भरोसा और ज्ञान बढ़ा देगा आपके प्रति बच्चे का, है ना। बच्चे का जो ज्ञान है वो भी बढ़ेगा और आपके प्रति भरोसा भी बढ़ेगा। प्रतिपादन युद्ध कौशल का एक आंशिक रूप है, ठीक है ना, जैसे जिसे सुव्यवस्थित करने की इच्छा से और परिस्थितियों की आवश्यकता से प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है ना। मतलब जिस तरह युद्ध के अंदर कोई युद्ध होता है, युद्ध करने के लिए सैनिकों को क्या किया जाता है, ट्रेंड किया जाता है। जिस प्रकार युद्ध करने के लिए सैनिकों को ट्रेंड किया जाता है, उसी प्रकार आगे आने वाले जीवन के लिए बच्चे को अच्छी अच्छी बातें बतानी, उसका विचार बढ़िया बनाना, यह भी किसी युद्ध कौशल से कम नहीं है भाई। प्रतिपादन में तर्कों का लिए कोई स्थान नहीं होता, तर्क नहीं होते, मतलब कोई सी प्रकार की कोई बहस नहीं होती। आप बच्चे को अच्छी बातें बता रहे हो, सिखा रहे हो जीवन की, बहस का कोई स्थान नहीं है यहाँ पर। प्रतिपादन निश्चित रूप से व्यक्ति में विश्वास पैदा करता है और पीछे की ओर सोचना कोई समझदारी नहीं, पीछे की ओर उसमें कोई समझदारी नहीं है कि पहले की बातों को सोचे क्या हुआ क्या नहीं, ठीक है। यह उद्देश्य केंद्रित होता है। उद्देश्य क्या कि जब टीचर बच्चे को अच्छी बात बताता है, अच्छे विचार उसके दिमाग के अंदर डालता है, तो कोई उद्देश्य नहीं होता कोई खास, भाई ये मुझे इससे काम निकलवाना है, ऐसा कोई टीचर का उद्देश्य नहीं होता। टीचर के दिमाग में एक ही बात होती है कि भाई बच्चे को आगे आने वाले जीवन के लिए तैयार करना है, उसके विचार अच्छे बनाने हैं, है ना, उसके विचारों को मोड़ना है, मत शिक्षण देना है उसको। यह अध्यापक प्रधान होता है। अध्यापक बोलता है, बच्चों को बताता है, बच्चों का विचार जो है वो बदलता है, तो अध्यापक प्रधान हो गया ना। प्रतिपादन शिक्षण का एक अंश है, बिल्कुल है। अगर आप बच्चे को अच्छी बातें नहीं बताओगे, बच्चे को मोटिवेट नहीं करोगे, जीवन के अंदर अच्छाई और बुराई के अंदर फर्क नहीं समझाओगे, अच्छा क्या है बुरा क्या है, तो बच्चे को क्या पता इन बातों का। हाँ, बच्चे के माता पिता है, उनके अंदर भी वो ज्ञान नहीं होता जो एक टीचर दे सकता है, क्योंकि कई बार क्या देखा गया है कि माता पिता क्या होते हैं, अनपढ़ होते हैं। और फिर एक बात और भी होती है कि माता पिता की कही हुई बातों को अक्सर बच्चे कम मानते हैं, लेकिन अगर टीचर कोई बात कह देना अच्छी, तो बच्चा झट से मान लेता है कि हमारे टीचर ने, हमारी मैडम ने कहा है, हमारे सर ने कहा है। टीचर की बातों पर बच्चा आंख मूंद कर विश्वास करता है, ठीक है। फिर यह थोपने द्वारा शिक्षा प्रदान करने में विश्वास करता है। यह कहता है कि बच्चे को अच्छी अच्छी बातें बच्चे के ऊपर थोपो, बच्चों को अच्छी बातें सिखाओ, ठीक है ना। और इसका जो पाठ्यक्रम है वो क्या होता है, प्रभुतापूर्ण, मतलब टीचर ही सिखाता है, बस प्रभुता तो यही है। यह तर्कपूर्ण विचारधारा को दबा देता है, ठीक है ना। उसके बाद जीवन के युद्ध क्षेत्र में, हमारा जीवन क्या है, युद्ध क्षेत्र ही तो है। शीघ्रता से हो रहे परिवर्तन में प्रतिपादन को युद्ध कौशल की तरह प्रयोग किया जाता है और अच्छे परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। इच्छा के अनुसार सामाजिक परिवर्तन लाया जा सकता है। अगर टीचर के अंदर इच्छा हो ना बच्चों को बदलने की, और बच्चे के अंदर इच्छा हो बदलने की, तो सारा समाज बदल जाए। अगर टीचर अच्छी बच्चे को ट्रेनिंग दे, अच्छी बातें बच्चे को सिखाए, अच्छा ज्ञान दे, जीवन का अच्छा रास्ता दिखाए, और बच्चे के अंदर भी बदलने की इच्छा हो, तो ये समाज बदलेगा। समाज बदलने से हमारा जो है गांव बदलेगा, फिर शहर बदलेगा, देश बदलेगा, फिर विश्व बदल जाएगा, ठीक है। प्रतिपादन को लोगों पर निश्चित रूप से विश्वास करने योग्य बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह कहता है आगे, डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड इंडोक्ट्रिनेशन। तो देखो, शिक्षण का क्षेत्र जो है वो क्या होता है, विस्तृत होता है। शिक्षण का क्षेत्र विस्तृत है, ये बात बार बार आ रही है। शिक्षण के बारे में आपको बार बार रट्टा नहीं मारना भाई,
शिक्षण का दायरा है जो वो बहुत बड़ा है टीचिंग का, लेकिन जो प्रतिपादन है इसका क्षेत्र छोटा होता है। शिक्षण का उद्देश्य व्यक्ति की क्षमताओं का विकास है, प्रतिपादन का उद्देश्य व्यक्ति के अंदर विश्वास पैदा करना है बच्चे के अंदर, और बच्चे की जो दृष्टिकोण है ना, मतलब चीजों को देखने का जो नजरिया है वो बदलना है। दृष्टिकोण क्या होता है? व्यक्तियों को, वस्तुओं को, चीजों को देखने का नजरिया बदलना है। यानी कि आपने बच्चे के अंदर जो पॉजिटिव बातें है ना वो भरनी है, अपने बच्चे के अंदर नेगेटिविटी को निकाल देना है। आप नजरिया बदलिए ना। आप कहोगे कैसे नजरिया बदलते हैं मैडम? जैसे आपने टीचर ने बच्चे को इस तरह से एक गिलास दिखाया, ये गिलास का चित्र बना दिया और बच्चे से ये पूछा कि इस गिलास के अंदर पानी क्या है, ये आधा भरा हुआ है या खाली है? तो अगर उसमें से बच्चे यूं कहते हैं कि मैडम यस सर, गिलास तो आधा खाली है, तो आप बच्चे को बताइए अरे नहीं, तुम्हारी सोच गलत है, तुम्हारा दृष्टिकोण है ना चीजों को देखने का वो गलत है। ये गिलास आधा भरा हुआ है। चीजों को पॉजिटिव ही सोचा करो, पॉजिटिव सोचा करो, नेगेटिव मत सोचा करो। अगर पॉजिटिव सोचोगे ना तो बात बन जाएगी, अगर नेगेटिव सोचोगे जीवन में नेगेटिव ही रह जाओगे। तो आपको उसका दृष्टिकोण बदलना है, नजरिया बदलना है, वस्तुओं के बारे में, व्यक्तियों के बारे में, समाज के बारे में, देश के बारे में। तो दृष्टिकोण को बदलना ही प्रतिपादन होता है। ठीक है। फिर यह बाल केंद्रित है, यह अंधविश्वासों पर केंद्रित होता है। ठीक है ना, जो बच्चे के अंदर अंधविश्वास है उसके ऊपर केंद्रित होता है, उसको बदलना है हमने। बालक को अधिक महत्व दिया जाता है, अध्यापक को महत्व अध्यापक ही कहता है, अध्यापक ज्यादा बोलता है। शिक्षण लंबी प्रक्रिया है और लंबे समय तक चलती है। ये कोई पॉइंट तो बार बार आ रहा है भाई, ये तो शिक्षण है, ये तो क्या लंबी प्रक्रिया है, कम से कम 20 से 22-23 साल तक जो है वो क्या लेता है, एक बच्चा जो है वो पढ़ता है और टीचर क्या करता है, बच्चे को लंबे समय तक बच्चे की क्या करता है, टीचिंग करता है। लंबे समय तक क्या करता है, टीचिंग करता है। प्रतिपादन की अवधि निश्चित होती है। उसके बाद शिक्षण में कृत्रिम एवं प्राकृतिक वातावरण होता है। शिक्षण के अंदर जो वातावरण है वो आर्टिफिशियल भी होगा और नेचुरल भी होगा, लेकिन प्रतिपादन में केवल कृत्रिम होता है भाई। चाहे अनुदेशन हो, चाहे प्रशिक्षण हो और चाहे प्रतिपादन हो, वातावरण सब में कृत्रिम होगा भाई। तीनों में अगर आप ध्यान से पढ़ोगे ना तो तीनों के पॉइंट मिलते जुलते हैं। वही कृत्रिम वातावरण है, वही अध्यापक केंद्रित है, वही एक छोटा समय है, ठीक है ना, वही संकीर्ण बात है। अरे सारे पॉइंट मिलते जुलते हैं, सारे एक जैसे पॉइंट है, उनके अंदर कोई फर्क नहीं है ज्यादा। मूल्यांकन के लिए गुणात्मक एवं मात्रात्मक तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। मात्रात्मक कैसे? बच्चे का मापन किया जाता है, बच्चे के कितने क्या आए हैं, नंबर आए हैं। और गुणात्मक बच्चों के अंदर गुण कितने हैं। जब हम मूल्यांकन करेंगे ना बच्चे का, स्कूल के अंदर ग्रेडिंग सिस्टम करेंगे, पिछली वीडियो में बताया था मैंने आपको, तो बच्चे क्या मापन भी करेंगे, कितने नंबर आए हैं विषय के अंदर, और उसके बाद उसकी हाजिरी देखेंगे। को करिकुलर एक्टिविटी में यानी कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं में बच्चा कितना भाग लेता है उनको देखेंगे। बच्चे का व्यवहार देखेंगे, अनुशासन में, डिसिप्लिन में बच्चा कितना रहता है। तो वो सारा देखकर बच्चे का मूल्यांकन हम लोग कर देंगे। लेकिन विश्वासों और विचारों के आधार पर यहाँ पर बच्चे का क्या किया जाता है, मूल्यांकन। प्रतिपादन में क्या किया जाता है, बच्चे के विश्वासों के आधार पर और विचारों के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। यह बालक को सीखने में स्वतंत्रता प्रदान करता है। ठीक है ना, जब हम टीचिंग करवाएंगे तो सीखने में स्वतंत्र रहकर बच्चे को सिखाएंगे, लेकिन इसमें स्वतंत्रता नहीं होती भाई। अनुशासन प्रजातंत्रात्मक होता है। अनुशासन क्या होता है, प्रजातंत्रात्मक, यानी कि डेमोक्रेसी होती है क्लास में, सामाजिक अनुशासन पर जोर दिया जाता है। प्रतिपादन में अनुशासन क्या होता है, कठोर होता है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ एक पॉइंट है जो आपको क्लियर हो गए होंगे। एक बार फिर से देख लो, और वैसे तो मिलते जुलते पॉइंट है, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि पॉइंट जो है ना बच्चों वो सारे ही मिलते जुलते हैं। तो शिक्षण का जो क्षेत्र है वो क्या होता है, विस्तृत होता है टीचिंग का, और जो प्रतिपादन जो होता है इसका क्षेत्र क्या होता है, संकीर्ण, छोटा होता है। शिक्षण का उद्देश्य व्यक्ति की क्षमताओं का विकास है, व्यक्ति के अंदर कितनी क्षमता है, कितनी कैपेसिटी है। लेकिन जो प्रतिपादन होता है ना वो विश्वास और दृष्टिकोणों को क्या होता है, बदलना होता है। ठीक है ना, एक मिनट, हाँ जी। तो यह अलग अलग तरीकों का प्रयोग करती है टीचिंग। अगर आप बच्चे को टीचिंग करवा रहे हो, आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो अलग अलग तरीकों का प्रयोग करोगे ना।
लेकिन प्रतिपादन केवल भाषण विधि का प्रयोग किया जाता है, केवल लेक्चर मेथड से ही हम बच्चे के विचारों को चेंज कर सकते हैं। यह बाल केंद्रित है, बालक के ऊपर क्या होता है, केंद्रित होता है, लेकिन यह अंधविश्वासों पर केंद्रित होता है। बालक को ज्यादा महत्व दिया जाता है टीचिंग के अंदर, लेकिन प्रतिपादन में अध्यापक का महत्व ज्यादा होता है भाई। फिर जो टीचिंग है ये एक लंबी प्रक्रिया है, लॉन्ग प्रोसेस है, लंबे समय तक चलेगी टीचिंग की प्रक्रिया। लेकिन जो प्रतिपादन है इसकी जो अवधि है, इसका जो समय है वो क्या होता है, वो निश्चित होता है। शिक्षण में कृत्रिम एवं प्राकृतिक वातावरण होता है। जब आप बच्चे को पढ़ाएंगे तो वातावरण आपको दोनों प्रकार का ही बनाना पड़ेगा, कृत्रिम भी बनाना पड़ेगा, यानी कि आर्टिफिशियल जो माहौल है, जो एनवायरनमेंट है उसमें भी आप बच्चे को पढ़ाओगे, और फिर जो नेचुरल है ना उसके अंदर भी आप बच्चे को पढ़ाओगे, दोनों प्रकार में पढ़ाओगे, ठीक है ना, नेचुरल में भी पढ़ाओगे और आर्टिफिशियल में भी पढ़ाओगे। लेकिन जो प्रतिपादन होता है ना इसमें केवल और केवल आर्टिफिशियल होता है, एनवायरनमेंट वातावरण कैसा होता है, केवल और केवल आर्टिफिशियल होता है। उसके बाद मूल्यांकन के लिए गुणात्मक एवं मात्रात्मक तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। किसका, एक तो मात्रात्मक का और गुणात्मक का। वहां जो विश्वास है और जो विचार है उनके आधार पर बच्चे का क्या किया जाएगा, मूल्यांकन किया जाएगा। यह बालक को सीखने में स्वतंत्रता प्रदान करता है और यह किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं देता। अनुशासन क्या होता है, क्लास में प्रजातंत्रात्मक होता है, डेमोक्रेसी होती है, क्लास के अंदर कोई भी बच्चा कोई सी भी सवाल को पूछ सकता है, टीचर से कोई भी ज्ञान ग्रहण कर सकता है। लेकिन प्रतिपादन में जो अनुशासन होता है वो क्या होता है, कठोर होता है। तो हमने तीनों के बारे में पढ़ लिया कि जो टीचिंग जो है, टीचिंग के अलग अलग पार्ट बताए, अनुदेशन, प्रशिक्षण और प्रतिपादन, ये तीनों टीचिंग के ही पार्ट होते हैं, टीचिंग में ही समाये होते हैं कि बच्चे का आप अनुदेशन करोगे, ट्रेनिंग दोगे या फिर प्रतिपादन करोगे। ये हमारा जो एक क्वेश्चन है ये बनकर बहुत बढ़िया तैयार हो गया। अगर इनको तीनों को इकट्ठे पूछे तो थोड़ा थोड़ा काट कर लिख देना, 16 नंबर का बना देना, अलग अलग पूछे तो वो बता देना, जैसा आपसे पूछे उसी के आधार पर आप करके आना भाई, ठीक है ना। अगर केवल ये पूछ ले कि प्रतिपादन से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं और शिक्षण में अंतर बताओ, तो ये भी 16 नंबर का बन जाएगा अगर आप इसको 1-2 पॉइंट अपनी तरफ से बढ़ाकर लिखोगे तो। लेकिन आपको पॉइंट्स को हाईलाइट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास के अंदर, ठीक है ना, एक और नए टॉपिक के साथ, ठीक है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।